में उसको रिवाइज कर रहे होंगे। यही स्ट्रेटजी है हम लोगों का। तो ये समझ करके मत परेशान हो जाइएगा कि सर अभी एक ही चैप्टर जो है साल भर सर पढ़ा रहे हैं ऐसे वैसे। इमरजेंस और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में पूरा का पूरा साइकोलॉजी होता है। आप लोग उसमें बिहेवियरिज्म के बारे में देखे, जेस्टाल्ट के बारे में देखे, अब साइकोएनालिसिस के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद स्टार्टिंग का आप लोग देखे, है ना, सारी चीजें कि जो स्टार्टिंग में प्रारंभिक समय में कैसे कैसे क्या डेवलप हुआ, किस किस लाइन ऑफ थॉट पे गया। ठीक है। तो ये चीजें जो आप लोग पढ़े वो सब भी साइकोलॉजी में हम लोग का अलग अलग टॉपिक है सिलेबस में, सब में डिटेल में। तो जब हम लोग पूरा साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी या इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो लगभग सब ही पढ़ लेते हैं, पूरा ही पढ़ लेते हैं। और दोबारा जब चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो क्या होता है उसमें की चीज। इसीलिए आप लोग देखिए कि कभी भी आप लोग के बीए और एमए के क्लास में जो है ना, ये इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी या हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर नहीं रहता है। चैप्टर के अंदर सब पार्ट रहता है एक छोटा सा, बस। क्योंकि फिर सिलेबस देने का कोई मतलब बन नहीं जाता है। तो बेसिक आइडिया क्या करते हैं हम लोग इसी दौरान, सबका जो बेसिक आइडिया, फंडामेंटल्स, कैसे कैसे चीजें काम करती है, क्या क्या कंसेप्ट है, सब चीजें हम लोग समझ लेते हैं इसमें। और दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज करके ब्रश अप कर लेते हैं और उसमें कुछ डिटेल्स ऐड कर लेते हैं जो स्पेसिफिक होती है। तो हम लोगों ने बात की थी साइको एनालिसिस की। ठीक है। अच्छा, बुक बताइए तो किसके किसके पास कौन कौन सा बुक है, क्योंकि बिना, एक ये लिख लीजिए। ये है जनरल साइकोलॉजी के लिए फाउंडेशन। ठीक है। तो एक किताब नहीं चाहिए होता है स्कॉलर बनने के लिए ना, एक्चुअली में। सर एक मेरे पास भी है, वो सोशल साइकोलॉजी है। किसका है? अरुण कुमार सिंह का ही है, सोशल साइकोलॉजी है। ठीक है। एक ये देखिए, ये अरुण कुमार सिंह का जो वो था ना आपका उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, उसको स्टार लगा लीजिए कि वो किताब तो होना ही चाहिए। और एक ये लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे है रस्तोगी का, जीडी रस्तोगी का व्यावहारिक मनोविज्ञान। ये भी अच्छी किताब है। अब जैसे ये सब किताब पढ़िएगा, होता है क्या है कि आपके पास किताब दो ठो ज्यादा है तो उससे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दो ठो कम है तो दिक्कत जरूर हो जाएगा। 4 नंबर बोले सर? 4 नंबर, हाँ, 5 नंबर का भी नाम सेम है। ठीक है, उसी में दो राइटर लिख लीजिए, एक दो किताब आता है, एक जीडी रस्तोगी का और एक अरुण प्रसाद। एपी सिंह है, अरुण कुमार सिंह नहीं है, एपी सिंह है। ठीक है। दोनों का पब्लिकेशन भी दिया हुआ है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 4 और 5 नंबर। उच्चतर मनोविज्ञान किसका बोले सर? एपी का? उच्चतर वाला तो पहले था, हटा दिए ना वो, अभी दूसरा है उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान अरुण कुमार सिंह का। ये देख लीजिए अभी, यहाँ अभी लगा लाए फिर से। ठीक है। मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन है, बनारस का। अरुण कुमार सिंह का उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान तो जनरली सबके पास रहती है। हम भी बताइए कैसे है कि हम पूछे ही नहीं किसी को क्लास ज्वाइन करने से पहले किताब विताब है कि नहीं, क्या है। पहले तुमको किताब ही लेवाना था सबसे। हम सोचे किताब तो होगा ही, अरुण कुमार सिंह तो होगा ही कम से कम। अब आज हमको क्लिक कर रहा है कि बार बार जब आप लिखाने बोले बोले किताब नहीं है, आप बोले कि नहीं है किताब, तब हमको लगा कि अरे राम रे, तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सभ्य उठा के ले आना है, अब दो गो व्यवहारिक मनोविज्ञान है। आप गए, ठीक है, बुक स्टोर के पास गए। अब बुक स्टोर के पास गए तो आजकल ये भी होता है कि उसको बोल दीजिएगा, वो मंगा करके ना, वो पटना उटना से कहीं से मंगा देता है किताब वाला। तो मंगा के रख लेगा आपके लिए। आप जाइए, बोलिए कि दो को हमको देखना है, दो में से कोई एक लेंगे, तो दोनों भी मंगा देता है, एक वो लौटा देगा फिर वो। तो अब वो सब दिक्कत नहीं होता है कि अब मंगाए हैं तो लेने पड़ेगा। मेरा किताब वाला जो है वो क्या करता है ना, वो देखने के लिए भी किताब मंगवा देता है कई बार। अच्छा चलिए आपके लिए, काहे कि खरीदे भी हैं उसे, लगभग 40,000 से ज्यादा किताब हम खरीद चुके हैं उसके पास से। सुलेमान भी ले सकते हैं, अरुण कुमार सिंह भी ले सकते हैं। ऐसे आसान तरीके में सुलेमान अच्छा है, छोटा और पतला है। अरुण कुमार सिंह बहुत डिटेल में है, और स्टैटिस्टिक्स में डिटेल में नहीं जाना है तो आप लोग सुलेमान लिख लीजिए। ठीक है। इसमें नहीं दिया है पांच, ये 5 नंबर मत लिखिए, सुलेमान का लिख लीजिए। इस सुलेमान की किताब का नाम हम लिखा देते हैं, मेरे पास भी है।
आ रहा था, मतलब साइकोलॉजी का ओरिजिनल गढ़ तो वही था ना, बंगाल और कलकत्ता। ज्यादातर देखते होंगे बंगाली लोग ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, पहला डिपार्टमेंट। उसी में एक नाम आप लोग सुनेंगे, RN मुखर्जी का, रविंद्रनाथ मुखर्जी। ठीक है, तो उसी रविंद्रनाथ मुखर्जी की लिखी एक किताब है हिंदी में। वो ट्रांसलेटेड किताब नहीं है, वो हिंदी में ही किताब लिखे थे। वो किताब हमको हाथ पड़ गई इसी पुराने वाले के पास, वो ततारपुर है क्या है पता नहीं, वहां पे स्टेशन के आगे। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां उसके पास मिल गई थी, एकदम सड़ा हुआ है इसका स्थिति। 1969 का लिखा हुआ बुक है। अगर ये बुक किसी को कहीं मिल जाए ना, तो ये जो है इसको, ये आप लोग जो है ना बढ़िया से एकदम कहीं से भी उठा लीजिएगा किसी भी कंडीशन में। इसके पेज को बचाने के लिए हम इसके पेज के ऊपर, दो चार पेज के ऊपर स्टार्च का लेयर लगाना पड़ा हमको, यानी माड़ में पानी मिला करके पेंट ब्रश से धीरे धीरे से करके इसको लगा लगा के सुखाए, तब जाके ये जो है ना पूरा इसको करना है। तो ये मतलब वो सब किताबें हैं जो ओरिजिनल जो लोग थे ना उनकी किताबें हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, चार किताब पढ़े, थोड़ा यहाँ से उठाए थोड़ा वहां से उठाए। अरुण कुमार सिंह और सुलेमान ने यही सब किए हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जंगल में जाके हम साइकोलॉजी का यूनिवर्सिटी शुरू कर दें आदिवासियों के बीच में, तो उन लोगों की नजर में तो हम ही बहुत बड़े आदमी होंगे ना। तो वैसे ही लोग थे सुलेमान और ये लोग, इन लोग को था कुछ भी नहीं विशेष, पर बिहार और ये सब चीज में शुरू किए तो इनका जो है नाम हो गया किताब किताब में। और साइकोलॉजी वगैरह में कोई दिमागदार आदमी उतना आता भी नहीं था पहले। तो ये लिखिए सामाजिक शोध व सांख्यिकी, रविंद्रनाथ मुखर्जी। ये किताब अगर मिल जाए ना, ये गोल्ड माइन है। ये किताब को हम पढ़ चुके हैं, और ये पूरे शोध को ना उपन्यास की तरह पढ़ाता है, लैंग्वेज में है, किताबी भाषा में नहीं। और सामाजिक शोध व सांख्यिकी, रविंद्रनाथ मुखर्जी। ए यार ये टैब है क्या है, हैंग करता रहता है। सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी। जी सर। ये रिसर्च मेथड के लिए सबसे अच्छी किताब हो सकती है आप लोगों के लिए। इग्नू का मटेरियल तो नोट्स वाइज है इस टॉपिक के लिए। रविंद्रनाथ मुखर्जी उनकी किताब है। उसके बाद क्या आपको बताते हैं, जैसे इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में पहले हेड थे, ये वो सबका नाम लिखाए थे ना, उसका प्रोफाइल तलाश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बारे में खोजिएगा। जब नेट पे उनके बारे में खोजिएगा ना, तो उनका लिखा हुआ किताब भी मिलेगा, और उन किताबों को ऊपर करने की कोशिश कीजिएगा। वो सब एक्चुअल किताबें होती है। और ये सब अरुण कुमार सिंह, सुलेमान तुलेमान, ये सब मार्केट का ही चीज है कि हाँ भाई वो किताब लिख देते हैं, पब्लिशर को भी जो है बिजनेस करना है तो, और बच्चा को पास होना है। ये सब वैसा किताब है जो कि खाली पास करने के काम में आता है। ठीक है, टीचर चार को सवाल दिए, बच्चा बना लिया, उससे पास कर गया आगे। ये किताब का कोई मतलब नहीं सब बुक का, ये मार्केट में यही है। तो फिर भी उसमें सुलेमान जो है, सुलेमान सेकंड नंबर पे लिख लीजिए। अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तब मजबूरी में सुलेमान लीजिएगा ही ना। मनोविज्ञान शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञानों में, मनोविज्ञान शिक्षा एवं, ये किताब देख के ही आपको लग रहा होगा कि पैसा कमाने के लिए बना है। इसका नाम देख रहे हैं, मनोविज्ञान शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञानों, मतलब कोई भी सोशल साइंस है तो आप ये किताब खरीदिए। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो तो किताब खरीदिए। मनोविज्ञान है तो भी खरीदिए, और बीएड एमएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं तो भी खरीदिए। तो कितना बड़ा मार्केट कोई टारगेट कर रहा है, तो समझ रहे हैं कि इस किताब लिखने वाले का गोल क्या होगा। तो मार्केट को टारगेट किया, ज्यादा लोगों तक किताब पहुंची, हर एक डिपार्टमेंट में किताब पहुंची, ज्यादा लोगों के जुबान पर पहुंच गई, तो बस किताब फेमस हो गई। फेमस हो गई तो सबको लगता है कि यही एकमात्र किताब है। जबकि ये क्या है कि ये जो है ना, मतलब सस्ता पास कराने वाला सामान है इस तरह का। बेसिकली किताब ने गाइड या गेस्ट पेपर के श्रेणी में हम इसको देखते हैं, सुलेमान की किताबों को। ठीक है, तो ये देखो, अब उसके बाद जो है आगे देखते हैं सिलेबस में अच्छी बुक्स।
अरुण कुमार सिंह मत पढ़िएगा इसमें। अगर अरुण कुमार सिंह हो भी आपके पास तो किसी से एक्सचेंज कर लीजिए, सुलेमान से। अरुण कुमार सिंह उसको पढ़ने दीजिए, इसको बहुत डिटेल में जाना है स्टैट्स के, और नेट के लिए आप लोग को स्टैट्स के डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये देखिए इसका है। फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी इसका मत लीजिए, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तब लीजिएगा। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इग्नू का मटेरियल से चल जाएगा काम, बीए वाले मटेरियल से। हाँ, ये अच्छा है, जी भट्ट का विकासात्मक मनोविज्ञान। 2 नंबर देखिए इसमें, ये लिख लीजिए। लिख रहे हैं ना? हो जाएगा तो बोलिएगा, हटाएंगे। कुछ किताबें है ना सेमेस्टर वाइज आती है, जैसे एसबीपीडी का है, बंसल का है। तो एसबीपीडी और बंसल क्या है, ये सब बुक नहीं है। ये सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया रहता है। कुछ कुछ बच्चा के पास हम भी देखे हैं अपने सेमेस्टर और इसको, कि वो ऐसा किताब है ना कि वो किताब कम क्रांति लगता है। और वैसे बच्चे रखते हैं जिनको क्लास आने से कोई मतलब नहीं, कभी क्लास नहीं आएंगे, ठीक है। उनको आप जानेंगे भी नहीं, सिर्फ एग्जाम में देखेंगे तो पता चलेगा कि। और उनके पास क्या है कि जितना भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन आंसर जहाँ पूछा गया है जिस जिस पेपर में, ठीक है, बीएचयू में, डीयू में, पटना यूनिवर्सिटी में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में, सारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है और क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। तो बच्चा को ना मतलब लगता है कि वाह, हमको तो एकदम ब्रह्मास्त्र मिल गया। लेकिन उस बच्चे की दुर्गति इतनी बुरी होती है। गाइड क्यों पढ़ने से टीचर्स मना करते हैं, वो तब समझ में आता है कि जब वो कुछ नहीं आएगा और स्कोर बहुत ज्यादा रहेगा तो आपको लगेगा कि नहीं हमको आता है, हम तो बढ़िया नंबर लाए, और बैठिएगा इंटरव्यू में या वहां पे तो एकदम परखच्चा उड़ जाएगा आपका। तो आपसे आगे निकल जाएगा। 60% लाया वो बच्चा, क्योंकि 68% लाया लेकिन मेरिट से लाया है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जी भट्ट का लिख लिए ना? ये अरुण कुमार सिंह की ये किताब अच्छी किताब है, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। ये कॉपी पेस्ट टाइप की नहीं है। इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। 2 किताब में स्टार लगवाए हैं कि 2 किताब रहना चाहिए। नेट पे तो खाली एसबीपीडी और गाइड वाइड वाला सब मिल रहा है। पूरा फालतू गिरी है, टेक्स्ट बुक तक नहीं मिल रहा। टीईटी, सीटेट, टी संजय पब्लिकेशन। हाँ, इन सब को देख करके तो एकमात्र ऑप्शन अरुण कुमार सिंह ही बचता है। क्योंकि हम जिस स्तर की किताबें पढ़े उसमें अरुण कुमार सिंह जो है ना, इतना नीचे आता है कि 1 में भी काउंट नहीं होगा, उससे भी नीचे है। समाज मनोविज्ञान किसका है आपका? अरुण कुमार सिंह का है आपके पास? क्या क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, अभी आपका मैसेज आया है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। 448 अजीमुर रहमान सामान्य विषय ये है ना, ये मतलब लीजिए। टेस्टिंग, टेस्टिंग के तो वही है। टेस्टिंग में हिंदी में किताब होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। कोई नहीं लिखा है। अरुण सर भी नहीं लिख पाए थे, ना सुलेमान बाबू लिख पाए थे टेस्टिंग पे किताब। जो भी है गाइड वगैरह है शायद टेस्टिंग पे। कोशिश हम करेंगे कि मेरा हम भी किताब लिख सके। पहला हो पाएंगे कि नहीं पता नहीं, लिखेंगे जरूर। अच्छा, अरुण कुमार सिंह का आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान की रूपरेखा, ठीक है, या सामाजिक मनोविज्ञान अरुण कुमार सिंह, सीधा लिख लीजिए। तो ये है ही। क्या क्या चीज का किताब होना चाहिए आदमी के पास? एक जनरल साइकोलॉजी का, एक सोशल साइकोलॉजी का, और एक स्टैटिस्टिक्स का, 3।
और उसके अलावा एक पर्सनालिटी, और ये वो चीज होगा। ठीक है, इतना 4 होना चाहिए। एक और कौन ऐड कर सा लीजिए आप। बोले सर? ये लिख लीजिए 5 नंबर जो है इसमें सामने। जनरल साइकोलॉजी की एक किताब, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी की एक किताब, ये 2 तो मैंडेटरी है। तीसरा रिसर्च मेथड की एक किताब, चौथा स्टैटिस्टिक्स की एक किताब, पांचवा एबनॉर्मल साइकोलॉजी की एक किताब। ये 5 किताबें कम से कम हर एक के पास रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जितनी मतलब ये मिनिमम है, कम से कम इतना होना चाहिए। इसके अलावा आप जितना किताबें ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब है किताबें खरीद भी रहे और पढ़ भी रहे हैं, तो उतना आपका स्कोर बढ़िया होता जाएगा। जैसे मेरे पास न्यूरो का भी किताब है, टेस्टिंग का किताब है, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का किताब है, स्टैटिस्टिक्स का, मतलब कई सारा किताब है मेरे पास। और हम मेरा ये भी है कि स्टैटिस्टिक्स का जितना किताब है साइकोलॉजी में सब हो मेरे पास। अभी फिलहाल सब तो नहीं, लेकिन 1 डेढ़ साल के अंदर सारा हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि स्पेशलाइजेशन ही मेरा साइकोमेट्रिक्स है, तो होना ही चाहिए मेरे पास। तो वैसे ही आपको जो चीज लगे, न्यूरो का जो है तगड़ा सब 1 2 किताब है, तो वो है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मत खरीदिए, क्योंकि जनरल साइकोलॉजी में ही आप लोग का हो जाएगा कवर, और हिंदी में शायद है भी नहीं किताब इसमें। लो बिहेवियरल डिसऑर्डर पे भी नहीं है हिंदी में। एडजस्टमेंट पे भी नहीं है। गाइडेंस और काउंसलिंग पे तो इस पे भी नहीं है। इंडियन राइटर्स का है, पर वो इंग्लिश में है। न्यूरो पे तो होगा, न्यूरो मनोविज्ञान करके अरुण कुमार सिंह का आता है। पर न्यूरो हम पढ़ा देंगे अच्छे से। और न्यूरो मनोविज्ञान अरुण कुमार सिंह का बुक जो है ना, उससे अच्छा हम आपको जितना ब्लैक बोर्ड पे लिखाते हैं वो है, और समझाते हैं, तो मत लीजिएगा। एचआर पे अरुण कुमार सिंह की बुक है, नहीं खरीदना है। कॉग्निटिव पे नहीं खरीदना है। क्लिनिकल क्लिनिकल नैदानिक मनोविज्ञान अरुण कुमार सिंह, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इस पे भी स्टार मार लीजिएगा। क्लिनिकल के लिए यही बुक ले लीजिए आप लोग। कौन से नंबर का सर? 5 नंबर। ये सब बुक है ना, जितना लिखा रहा है ना, इसमें से ज्यादातर बुक जो अरुण कुमार सिंह के जितने बुक है ना, ज्यादातर पुराने वाले के पास मिल जाएगा आपको। और स्टार मार्क वाली बुक को पुराने में अगर फटा चिटा कंडीशन में मिले तो बढ़िया से बाइंड वाइंड करा लीजिएगा आप। कल्चर वगैरह छोड़ दिए, देख रहे हैं बीएचयू का सिलेबस, पेपर सब है। कल्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर, क्लिनिकल का अलग पेपर था, एबनॉर्मल का, परसेप्शन अटेंशन कॉन्शसनेस, इतना सब का अलग अलग पेपर करके पढ़ा रहा है। टक्कर दे पाइएगा या पीजी और यूजी का बच्चा अगर तगड़ा नहीं पढ़िएगा तो। एक एक चीज के लिए जो है ऊपर से लाइब्रेरी उन लोग को अलग, स्ट्रेस एंड कॉपिंग के लिए पूरा का पूरा पेपर है उसके ऊपर। एक पेपर में पास करने के लिए भी आदमी अगर पढ़ेगा, पास करने लायक भी खाली पढ़ेगा, तो भी इतना चीज को डिटेल में पढ़ लेगा कि बस। और हम लोग में जिस चीज पे एक किताब होता है, उसका एगो पेपर रहता है मात्र, 4 क्वेश्चन खाली पास कर जाइए। देखिए, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, नेट में है ना कम्युनिकेशन चैप्टर, इफेक्टिव लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। बीएचयू का सबसे ज्यादा बच्चा हिंदी माध्यम में नेट क्वालिफाई करता है, सिलेबस की देन है उसकी। देखिए, इसमें एक भी किताब आपको कम्युनिकेशन में हिंदी में नहीं मिलेगा। तो जितना है ना, 4 5 6 किताब जो भी है, उसको चाट जाना है। अगर उसको चाट जाइएगा तो बहुत नजदीक पहुंच जाइएगा क्रैक करने के। जिसको कैटेगरी बेनिफिट है उसका तो बहुत हद तक संभावना है। जिसको कोई भी कैटेगरी बेनिफिट कुछ भी नहीं है, ना विमेन का है, ना रिजर्वेशन का है, कुछ भी है, उसको तो भैया थोड़ा तो अंग्रेजी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं तो केवल हिंदी से आप पूरा भी पढ़ लीजिएगा ना, तो नहीं पार कर पाइएगा।
एक आप लोग के सीनियर हैं, अभी पीएचडी कंप्लीट होने वाला है, अजय नाम है, गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, सिंसियर स्टूडेंट है, साइकोलॉजी के अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं, है ना, कोई जनरल कंपटीशन नहीं, कुछ इधर उधर नहीं, और कोई काम भी नहीं करते हैं, ट्यूशन भी नहीं पढ़ाते हैं, अदर भी कुछ नहीं करते हैं। उनका काम है दिन भर सुबह से शाम तक साइकोलॉजी ही पढ़ना। और टेक्स्ट बुक जो है ना, अरुण कुमार सिंह ये वो सब जो इतना बार पढ़ चुके हैं कि उनको लगभग लगभग किस चैप्टर में किस पेज पे क्या है वो याद है। ओबीसी से है, फिर भी बेचारे का नेट नहीं निकल रहा, 10 बार से ज्यादा प्रयास कर चुका है। समझे? दिक्कत यही है कि 10 बार से ज्यादा मतलब 5 साल से लगा हुआ है, तो 5 साल में अगर 6-8 महीना थोड़ा अंग्रेजी पे ध्यान देता तो उसका हो जाता। हर बार कट ऑफ से कुछ ही नंबर पीछे रहता है, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, लेकिन उतना सा को उसका कवरेज 6 महीना इंग्लिश को अगर ध्यान देगा तो वो कर सकता था। बाकी क्या होता है ना कि कुछ लोग पढ़ते बहुत ज्यादा है लेकिन दिमाग नहीं लगा पाते एग्जाम के टाइम पे, तो वो भी जरूरी होता है। अब उनका क्या है ये तो हम नहीं जान रहे, वो जानेंगे बेटर क्या है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस तरीके से उनका है पढ़ने का, वो थोड़ा सा अंग्रेजी पे करते तो बढ़िया होता। तो थोड़ा थोड़ा ना हल्का फुल्का अंग्रेजी भी ना, आप लोग सही कर सकते हैं साथ साथ में, ताकि कम से कम जो क्वेश्चन हिंदी में ना है वो इंग्लिश में बन जाए, बस उतना ही। तो बुक्स का यहाँ जो है ना तो कब तक ले लेंगे आप लोग ये किताबें, एक दो भी कम से कम? तो जी जिसके पास बुक है उसमें थोड़ा सा ये निकालिए तो मनोविश्लेषण। अब इसका हिंदी नहीं हमको पता है, और अजीब सा हिंदी निकाल रहा है, ये हिंदी तो नहीं होना चाहिए। क्या कशा आपके पास है ना जनरल साइकोलॉजी का? सोशल है सर, जनरल। नहीं, जनरल किसके पास है, उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान किसी के पास था ना पहले अभी बोल। दिक्कत बोली थी अभी। ओके, प्री और एडिपल स्टेज, अच्छा फिलहाल हम लिख लेते हैं, आप लोग नीचे हिंदी के लिए जगह छोड़ दीजिए इसको। स्टेजेस है, ठीक है, साइकोएनालिसिस में जो है ना स्टेजेस है अलग अलग। तो रुकिए, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे हम, हिंदी में थोड़ा देख भी लेंगे तो परेशान हो जाइएगा आप लोग की खाली हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं सब। हम लोग देखे थे ईड, ईगो और सुपर ईगो देखे थे, है ना। ईड को आप दैत्य या जानवर की तरह देख सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर की बात सुनता है, ठीक है। ईगो को आप मानव की तरह देख सकते हैं, वो प्लेजर की बात सुनता है, वो अपने नीड्स को पूरी करता है लेकिन सही तरीके से, उसकी सेक्सुअल नीड्स है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है ना सब जगह वो जो है सबको फोर्स करते फिरता है, नहीं ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, एक सामाजिक व्यवस्था बनाया जिसमें उसने कुछ नियम बनाए हैं कि किसके साथ जो है ना ऐसी चीजें की जा सकती है, किस फीमेल के साथ की जा सकती है, किस फीमेल के साथ नहीं की जा सकती। तो उस नियम के अंतर्गत जो है कई ये चीज किए गए, खड़े किए गए कि जो फीमेल से आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, या जो आपके एक लेवल सीनियर की फीमेल है, आप उनके साथ ऐसी चीजें नहीं करेंगे वरना गलत होगा, ठीक है। फिर आपका जो सेम ब्लड बॉर्न है उसके साथ आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे। तो दायरे बनाए गए, नियम बनाए गए, क्योंकि समाज का चलना जरूरी था। नहीं तो क्या होता था कि जब ये दायरे नहीं थे, जब दुनिया ऐसी होगी कि पशुओं की तरह होगी। तो अब सोचिए कि एक स्त्री के लिए, ठीक है, एक औरत के लिए बाप और बेटा, ठीक है, एक औरत के 4 बेटे हैं और फादर भी है। अभी हम लोग सोचेंगे तो बहुत अजीब लगेगा, ठीक है, लेकिन ये नियम कायदे कानून से पहले की बात है, जब धर्म नहीं बना था, जब नियम नहीं बने थे, ठीक है। पर बायोलॉजी तो बायोलॉजी है। हम लोग उस नियम के साथ ढल गए, वो नियम हम लोग के जो है ना माइंड में अब जेनेटिक हो गया, तो अब वैसा सोचना भी गलत लगता है, ठीक है। पर जो एनिमल साइड है, जो ईड है, वो तो वही है जो हजारों सालों से डेवलप हुआ है। तो एक स्त्री है जिसके 4 बेटे हैं, ठीक है, 4-5 लड़के हैं, ठीक है। और उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि विवाह की कोई उम्र होती थी। आप 10-11 साल की उम्र के भी हैं तो भी हो सकता है कि आपको संतान हो जाए, ठीक है। तो अब ऐसे करके इस तरह का समाज है, कोई नहीं है, पूरा जंगल में लोग रह रहे हैं कि बस केवल 2 चीजें जेंडर से, मेल और फीमेल है, और इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट पे लोग काम करते हैं। तो अब ऐसा हो गया कि जो अपने के द्वारा जो बॉर्न बच्चा है, ठीक है, तो उसके प्रति क्या होगा, फादर हो या मदर हो, प्रोटेक्टिव फीलिंग आएगा। नेचर नहीं दिया है कि जो अपना बच्चा होता है, चाहे शेर हो, गोरिल्ला हो, जानवर हो, उसको उसका फादर मदर दोनों प्रोटेक्ट करता है। एक पॉइंट दिखा कि कुछ भी कॉस्ट होगा। क्यों होता है झगड़ा, आखिर इसीलिए होता है ना कि मेरा बच्चा है, वो अगर
गोरिल्ला का बच्चा है, वो कहीं से फल खा रहा है, दूसरा गोरिल्ला अटैक कर दिया, तो पूरा का पूरा गोरिल्ला का टीम जो है उस दूसरे गोरिल्ला पर अटैक करता है। क्यों भाई? किसी के बच्चे पे आप अटैक नहीं कर सकते। इसके लिए मानव होने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही दिया हुआ है कि संतान की रक्षा, ठीक है, और संतान को आगे बढ़ाने का वो चीज गुण पहले से है। तो एक ये चीज होगी। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दो, ठीक है, एक स्त्री के 4-5 संतान हो गए और पति एक तो नहीं ही होगा उस समय, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप में ऐसे लोग रहते होंगे सब सबके साथ, हाँ, पर एक लेवल एक स्तर होता होगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत पत्नियां बहुत पति, इस तरीके से होता होगा। अब बच्चे भी हैं। आप सोचो कि सब मिल करके अगर एक ही स्त्री पे अपना आधिपत्य जमाना चाहे, उसके बच्चे भी और उसके आसपास के लोग भी, जो जो हस्बैंड हस्बैंड जैसा तो कुछ था नहीं, जो उसका पार्टनर है वो भी, इस तरीके से करके, तो क्या स्थिति होगी? एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगी जब आप और आपके संतान में, दो पुरुषों में, उस स्त्री के लिए लड़ाई होगी कि उस स्त्री पे आधिपत्य किसका है, उस स्त्री से अपने संतानों को कौन उत्पन्न करेगा। जो उसका संतान है वो भी उस स्त्री से संतान उत्पन्न करना चाहेगा और जो उसके साथ वाला पार्टनर है वो भी करना चाहेगा। दोनों में लड़ाई होगी। अब उस स्त्री की क्या दुर्गति होगी? और उस फिर पिता का द्वंद समझिए। एक तरफ जो है ना बायोलॉजिकली वो चीज है कि जो मेल्स होते हैं, जो नर होते हैं, उनका माइंड एक्चुअली में जो है ना, ये जेनेटिक ऐसा होता है, ठीक है। जैसे जो नर होते हैं उनका माइंड जेनेटिकली ऐसा होता है कि आप समझिए कि आप कितना भी सभ्य हो जाएगा ना, कितना भी समझदार आदमी हो जाएगा, कितना भी चीज कुछ भी हो जाएगा, अगर किसी भी फीमेल से उसका माइंड जुड़ता है या उसको वो अपनेपन के भाव से देखता है, उसको अपना समझता है, मतलब अपने शरीर का, अपने फैमिली का, अपने आत्म का एक्सटेंशन समझता है, तो उसको ना उसके बालों को छू के गुजरती हवा से भी एतराज होगा, ठीक है। मेल का नेचर यही है। अब आदमी कितना भी एडवांस बोले, कितना भी कह ले नहीं हम तो समझदार ही हैं, ये बायोलॉजी है उसकी, ठीक है, और उससे वो लड़ नहीं सकता। तो एक पिता है या एक व्यक्ति है, अब अपने संतान को ऐसा देख रहा है, तो उसकी बायोलॉजी वहां पे ट्रिगर मार रही है कि उस संतान को काटने के लिए, मार के काट के फेंकने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ से एक बायोलॉजी ट्रिगर ये मार रही है कि जो वो संतान है उसको प्रोटेक्ट करना है। दो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जो है ना कंफ्लिक्ट में आ रहे हैं। मदर का भी चाहिए ये कि संतान को बचाया जाए। अब मेल का इंस्टिंक्ट क्या कहता है? इसको दिमाग से मत सोचिए, इसको एकदम जानवर के दिमाग से सोचिए। मेल का इंस्टिंक्ट क्या कहता है? मेल का इंस्टिंक्ट ये कहता है कि मेरी स्त्री के बालों से गुजरने वाली हवा को भी हम रोक देंगे, उसको भी जो है ना खींच करके अपने फेफड़ों में भर लेंगे, उसको भी नहीं छूने देंगे। और अब क्या हो रहा है कि कोई एक पुरुष है जो कि उसकी स्त्री पर आधिपत्य जमा रहा है और उसके नजदीक है। जो संतान होगा वो तो नजदीक होगा ही, उसका प्रेम पाएगा ही। अब सिचुएशन ऐसी है कि हमको उसको एकदम जिंदा नहीं देख सकते, मतलब गला काटने वाला हिसाब, इस तरीके का एग्रेशन आता है पुरुषों के अंदर। आपको कोई पुरुष बोलेगा नहीं, लेकिन अगर अपनी स्त्री के साथ किसी को हंसी मजाक करते फ्रेंडली भी अगर देख लिया ना, तो भीतर में क्या आता है पता है? भीतर से ऐसा आता है ना कि गर्दन काट करके ऐसे चॉप चॉप करके ऐसे टुकड़ा करके जो है नाली में बहा दे या कहीं पे काट। ये इतना अंदर से एनिमल इंस्टिंक्ट ये बात बोलता है पुरुषों का। अब बाहर से वो लोग ना, हाँ चलो कोई बात नहीं, अरे ठीक है दोस्त ही तो था। समझ रहे हो कितना अंदर तक आहत करता है उस चीज को। अब अब क्या है कि स्त्रियां जो है वो किस तरीके से प्रोग्राम्ड है, उनका इंस्टिंक्ट प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए कि जो बेस्ट मेल होगा उनके साथ वो मेट करे ताकि संतान उनका बेस्ट हो। और बेस्ट मेल जो होगा, बेस्ट मेल क्या होगा? लंबा तगड़ा होगा, है ना, चार्मिंग होगा, या किसी भी तरीके से जो है ना सोशल लैडर में मजबूत स्थान रखता होगा, क्योंकि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। फीमेल्स फाइट नहीं कर सकती थी, है ना। जैसे जो मेल की ताकत होती है, एक पतला दुबला भी मेल रहेगा, ठीक है, फीमेल से आधे वजन का भी रहेगा, लेकिन उसके कलाइयों में इतनी ताकत होगी कि अगर मतलब दो हाथ दोनों बगल से पकड़ के ऐसे खींच दे तो कंधा के पास से उखाड़ दे, ठीक है। अगर किसी के पेट में नाखून घुसा के ऐसे चीर दे तो वाकई में उसका शरीर चीरा जाएगा। तो इतनी ताकत एक सुखंडी मेल में भी होती है, स्त्रियों में भी होती है। हम ये नहीं कह रहे कि कम होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीजों की। नेचर नहीं होता है स्त्रियों के अंदर, एग्रेशन मूल भाव नहीं होता। हम लोग के अंदर क्या होता है? एग्रेशन उसका मूल भाव होता है। तो एक मूल भाव एग्रेशन है और ऊपर से शारीरिक ताकत है, दोनों मिल गया तो समझिए इसे गोरिल्ला है, बड़ा सा दांत ऐसे निकाले हुआ और उसे, तो वो एक अंदर होती है मेल के अंदर इंस्टिंक्ट। तो इस तरीके के जब उसका एग्रेशन है और ये चीजें हैं, तो वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मेल का रोल समाज में क्या है? प्रोटेक्टर का। और फीमेल का रोल क्या है? केयर गिवर का, ठीक है, नर्चर करने का। वो पोषण देती है। जब मेल युद्ध करके आता है, बाहर से घायल होके आता है, तो फीमेल क्या करती है? उसको पोषण देती है। फीमेल के पास जड़ी बूटियों का ज्ञान है, ठीक है, चीजों को, उसके घाव पर मरहम लगाती है, उसको भरोसा दिलाती है कि तुम जीतोगे, ऐसे वैसे। तो आप देखेंगे प्राचीन कबीलाई सीरियल वगैरह सब कोई कोई होता है, उस सब में वैसे रोल्स में आपको दिखेंगे महिला। तो वैसे करके माइंडसेट में क्या हुआ ना
कि उनका नेचर ही हो गया प्रेम करना, ठीक है, उनका नेचर ही हो गया केयर करना, और उनका नेचर ही हो गया कि वो बायोलॉजिकली ना इंस्टिंक्ट वाइज जो है ना, कोई भी मेल अगर किसी भी चीज में सुपीरियर लगेगा तो उस चीज में उस तरफ वो लुढ़केंगी, ठीक है, उनको अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर भ्रष्ट हो गया, बस झुकाव लगेगा, उनको कंफर्टेबल लगेगा और उनको लगेगा कि हाँ बात कर रहे हैं बढ़िया है, दोस्ती मतलब एक नॉर्मल फ्रेंडलीनेस अच्छी वाली बात है। इसको बुरे तरीके से नहीं देखना चाहिए। लेकिन मेल को क्या होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब कोई भी मेल परफेक्ट नहीं होता, कोई फिजिकली बहुत ज्यादा बढ़िया होगा तो मेंटली बैल होगा, कोई सोशल लैडर पे बहुत ज्यादा होगा, काम बहुत ज्यादा किया होगा जीवन में, तो उसमें वो मैग्नेट वाला चार्म नहीं होगा। किसी में मैग्नेट वाला चार्म होगा तो साला कैरेक्टरलेस नंबर एक नंबर होगा। तो क्या होता है ना, गुण आकर्षित करते हैं। तो उन गुणों के आकर्षण के कारण सीमाएं क्रॉस नहीं होती, लेकिन दोस्ती हो जाती है, बातचीत हो जाती है, फ्रेंडलीनेस हो जाता है, कंफर्ट जोन बन जाता है। और जब मेल उस कंफर्ट जोन को देखता है तो वो तो प्रिमिटिव है, वो तो सुरक्षा जानता है, वो तो जानता है कि जो स्त्री मेरी है उसका हर हाल से सुरक्षा करना है और अपना वो चीज करना है, और ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट उसका ट्रिगर हो जाता है। तो मेल्स हो जाते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। जितने भी स्त्रियों ने पुरुषों से मार खाई है, ठीक है, और ऐसे पुरुषों से जिसके बारे में सुन के असंभव लगता है कि मार खाई है, और वो पुरुष किसी को बोला भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बोलेगा कि किसी पुरुष से बात कर रही थी ऐसे वैसे कर रही थी तो उसका भी लॉस होता है प्रेस्टीज का, लड़की का भी प्रेस्टीज का लॉस होता है। लेकिन होता क्या है, एग्रेशन में जो है ठुक पीट देता है, थप्पड़ उप्पड़ लगा दिया, लतिया दिया, गरिया दिया, तो दुनिया जान रही है कि आदमी बहुत गंदा है, बहुत घटिया है। लेकिन क्यों मारा है? अरे घर में कोई बात हो गया था, बर्तन ऐसे कर दी थी, कपड़ा फाड़ दी थी, ये वो बोल करके आदमी निकाल देता है। अंदर क्या बात रहती है, अंदर बात कुछ और रहती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग खिसके हुए भी होते हैं, पर ये जहां पुरुष को लग गया कि है ना कि आप दूसरे मतलब पुरुष को एंटरटेन कर रही है, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो रही है, आप समझ लिए कि आपका जिंदगी उस दिन से झंड होना चालू हो जाएगा। क्योंकि पुरुष का वो चीज ट्रिगर हो जाएगा ना कि पहले ऐसा आपको कभी देख नहीं पाएगा। और जिस दिन आप अपना पूरा आंख वाँख बंद करके केवल उसी को देखे और केवल उस चीज को किए, तो वो आदमी क्या नहीं कर जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो वही चीज है, इमोशनल चीटिंग, माइक्रो चीटिंग, ये सब टर्म उसको दिया गया है। इमोशनल चीटिंग का मतलब है कि आप किसी के साथ एक दायरा नहीं क्रॉस करते हैं, पर इमोशनली आपका वो बहुत अच्छा पार्टनर है, सुख दुख की सारी बातें शेयर करते हैं। तो रिश्ते का मतलब क्या है, बॉन्डिंग ही होना। आपको लगता था रिश्ते का मतलब है एक दायरा पार करना, नहीं, बॉन्डिंग होना भी होता है। तो अगले को लग रहा है यार, मतलब तुमको मेरे साथ शिकायत है कि आप हमको समझ नहीं पाते, उस समझ को बिल्ड करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर तुम कहीं और से इमोशनल कंफर्ट ले रहे हो कि यार वो बंदा हमको समझता है ऐसे वैसे। तो क्या होता है कि ये चीज जो है ना, अगर कोई लड़का भी है तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए ना। 2-3 बार आप बात कर लिए, 4 बार बात कर लिया, अब देखिए कि कोई परेशानी है, परेशानी सॉल्व कर दो, बढ़िया उसको सही कर दो, उसके बाद गायब हो जाओ, उसके बाद कंटिन्यू मत करो उस चीज को। हाँ मामा, वो उस चीज से हेल्प नहीं कर सकता है, और वो सामने क्या देख रहा है कि एक संतान जो है या एक पुरुष है जो कि उसकी स्त्री को है ना अपने साइड कैप्चर करना चाह रहा है, अपने पिता को वो नहीं देखना चाह रहा है, क्योंकि ये भी एक पुरुष है, ठीक है। अब इसके पिता को क्या लग रहा है कि इसको ये चीज लग रहा है कि जो है ना कि ये लड़का जो है ये ट्रिगर हो रहा है, इसका पिता कहाँ से, ईड से ट्रिगर हो रहा है, समझिए। ये भी ईड से ट्रिगर हो रहा है, दोनों सेम चीज हो रहा है। दोनों देख रहा है ना कि इसके ऊपर कौन आधिपत्य जमाना चाहता है, ये आधिपत्य जमाना चाहता है, ये इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है, दोनों का ईड ट्रिगर हो रहा है। इसीलिए परिवार व्यवस्थाएं बनाई गई थी कबीलाई समाज में। दोनों का ईड ट्रिगर हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, 36 का आंकड़ा बन रहा है दोनों, ठीक है। ये जो है नंबर टू, एक को नंबर टू रखते हैं, एक को नंबर वन रखते हैं। नंबर टू नंबर वन का हर चीज छीन लेना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि इसको क्या दिक्कत है अगर नंबर टू मेरे साथ भी है, गलत वे में मान लीजिए, नहीं, अगर इमोशनल बॉन्डिंग के वे में भी जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग के वे में जाता है, उस पर से भी इसका ईड ट्रिगर हो जाएगा, और इसको बोलेगा कि नहीं तुमको इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, तुम अलग चीज चाह रहे हो, ठीक है। तो ये जो है और ट्रिगर हो जाएगा, इस चीज से इसका खून खोल जाएगा, और फिर जो है दोनों में हो जाएगा एकदम दुश्मनी और नजर का ऐसे वैसे। तो ये तो हुई मॉडर्न सोसाइटी की बात। प्रारंभिकता में जाइए तो इस आदमी का मेंटल स्टेट क्या होगा, पूरा फक्ड अप हो जाएगा इस टाइम पे, इसका भी पूरा वही हो जाएगा। और अब ये क्या करेगी, ये जब इसके साइड जो है बताती है कि अरे नहीं ठीक है ये सही आदमी है ऐसे वैसे, इसको जब बोलती है कि नहीं इसको मारो तो इसको गुस्सा लगता है, ठीक है। और जब इसको बोलती है कि इसको मत करो तो इसको गुस्सा लगता है, वन को गुस्सा लगता है टू। तो क्या होगा, ये तो रूल रेगुलेशन में केवल गुस्सा लगता है, लेकिन जिस समय रूल रेगुलेशन कानून नहीं हुआ करते तो उस समय क्या होगा, शिकार करने जाएगा, खाई से ढकेल देगा। जानवर आया अटैक करने के लिए, ठीक है, जानवर आया, कोई युद्ध हुआ,
युद्ध में जो आगे गया उसको रिइंफोर्समेंट चाहिए पीछे से कि भाई कोई आओ, हमको कोई सपोर्ट करो, कोई कवर तो नहीं गया, कवर देने के लिए मर गया। कहने के लिए क्या है, युद्ध में मारा गया। समझे? हत्याएं, केवल हत्या और हत्या। तो ईड को क्या होता था, एक्सप्रेशन की जगह मिल जाती थी, हत्याएं होती थी तो ईड को एक्सप्रेशन की जगह मिल जाती थी, ईड पूरा हो जाता था, उसके बाद ईड जो है अस्थिर हो जाता था। तो ईड जो है ना अपनी चीजों को पूरा करता है। तो ये जो व्यवस्था हुई, परिवार व्यवस्था और नियम इसीलिए ना बनाया गया कि हर जगह ऐसे होने लगा, सब क्लैन आपस में ही लड़के खत्म हो जाने लगा। ठीक है, कोई किसी को युद्ध में जो है रिइंफोर्समेंट नहीं दिया, कोई शिकार में किसी को धकेल दिया, तो कहीं जो है जहर खा करके जो है किसी का एक क्लैन साफ हो गया, ऐसे वैसे, तो पूरा का पूरा कबीला कमजोर हो गया। तो उसमें जो बड़े बुजुर्ग समझदार लोग थे कबीला में, वो लोग कुछ नियम बनाए, बोले कि देखो ये चीज गलत है और ये चीज सही है, और अगर ऐसा कोई चीज करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, खाई में फेंक दिया जाएगा, है ना, उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरीके से करते करते तो ये चीज बताया गया कि द वाइफ ऑफ योर फादर इज योर मदर, एंड मदर को जो है ना भोग करने की चाह से देखना एक पाप है, और उस पाप का तुमको दंड मिलेगा। तो एक व्यवस्था ये हो गई कि चलो ये चीज है। और सबसे इमोशनली क्लोज वुमन कौन होगी, किसी के मदर होगी। पुरुष क्या है, एनिमल है उस टाइम पे तो। ठीक है, तो उसके लिए ये फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कि मदर की रजामंदी है या नहीं है। समझ गए? उस जान पे, उस टाइम पे तो चीजें बहुत ज्यादा खराब और मतलब घिनौनी जैसी थी उस वक्त में, मानव का इतिहास जो है। तो रूल्स बनाए गए तो ऐसी चीजें वाइड होने लगी, क्लैन मजबूत हुआ। जब क्लैन मजबूत हुए, जब कबीले मजबूत हुए, तो आपने इतिहास में देखा कि पहले कबीले थे, कबीलों से साम्राज्य बना। ठीक है, तो ये नियम जो थे, ठीक है, यही नियम थे, यही नियम आगे चल के क्या बने, जिनको जब नियम का पालन किया जाने लगा, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अरे जिससे समझौता नहीं होगा, वो आगे बन के क्या बन गया, रिलीजन बन गया। ठीक है, जिससे समझौता किसी कीमत पे नहीं होगा। और सबने देख लिया कि भाई नियम फॉलो करने का क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। अभी देखिए हम लोग जिस समाज के स्तर पे रहते हैं, क्या ऐसी बातें कोई सोच भी सकता है क्या? नहीं, है ना। अभी हम लोग खुश हैं, एक समाज में, एक परिवार में सब एक दूसरे की ताकत है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फादर भी ओके है इस बात से कि मेरा बेटा जो है गले लगा रहा है माँ को, और बेटा भी इस बात से ओके है। और सेम चीज विमेन जो है, बेटी भी इस बात से ओके है कि मेरी माँ जो है मतलब फादर की वाइफ है, तो क्या हुआ, मेरे फादर है, तो आई कैन लव हिम लाइक अ फादर, यू कैन लव हिम लाइक अ हस्बैंड। ठीक है, अनदर वुमेन कैन लव हिम लाइक अ सन। तो एक ही पुरुष को जो है अलग अलग रोल्स में प्रेम किया जा सकता है। सबने क्या किया, एक पुरुष को अलग अलग तरीकों में बांट लिया, अपनी लव लैंग्वेज अलग अलग। प्रेम तो क्या है, प्रेम एक ही है। ठीक है, वो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। ठीक है, वाइफ के साथ लव का लैंग्वेज अलग है, वो लव लैंग्वेज आप कहीं और नहीं बोल सकते। ठीक है, सिस्टर के साथ लव का लैंग्वेज अलग है। सारे प्रेम में केयर होता है, सैक्रिफाइस होता है। ठीक है, मदर के साथ लव का लैंग्वेज अलग है। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या है, एक प्रश्न आता है इड के बेसिस पे, क्या स्त्री और पुरुष दोस्त हो सकते हैं? परिवार में व्यवस्था बनी थी, तो ये क्या था, मदर के साथ आपका क्या है, दोस्ती नहीं है क्या? दोस्ती ही तो है, बॉन्डिंग ही तो है। सिस्टर के साथ क्या है, आपका दोस्ती नहीं है क्या? बॉन्डिंग ही तो है। वाइफ के साथ क्या है, दोस्ती नहीं है? बिल्कुल दोस्ती है। तो सबके साथ दोस्ती तो है ही आपका, तो बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर इनके परे अगर देखा जाए, ठीक है, तो इनके परे जो होता है, उसको माइंड कैसे देखा, इन चीजों के परे, इसमें से जो है, ठीक है, सिस्टर, मदर, बाकी जो भी फीमेल्स हैं, एक्सक्लूडिंग वाइफ, ये सब फैमिली क्लैन का हिस्सा होती थी। ठीक है, फैमिली ट्री का हिस्सा होती थी। तो माइंड इधर सोच भी नहीं सकता। एक ये जो होती थी ना, ये बाहर से आती थी। ठीक है, ये बाहर से आती थी। तो बाहर वाली को आपका दिमाग कैसे देखता है, बायोलॉजिकली? ईड आपका ऐसे देखता है, जो आपके फैमिली ट्री से नहीं। ठीक है, तो ऐसे देखता है। सेम चीज मेल्स के लिए भी, मतलब फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पे हम इस सेंटर पे मेल के रखे और साइड में इधर चीजों फीमेल में दिखा रहे हैं। उल्टा भी कर दोगे तो सेम चीज होगा। बाहर वाले पुरुष को लोग कैसे देखता है, समवन, ईड कैसे देखता है, समवन हु कैन बी योर हस्बैंड। ठीक है, तो वहां पे उसका लैंग्वेज अलग है। बाहर वाले पुरुष के साथ आप कुछ ऐसे भी मजाक या बात बोल सकते हैं, मतलब हंसी मजाक में लोग फ्लर्ट या ऐसे वैसे कर देते हैं, जो कि अपने आप भाई को नहीं बोल सकते, और अगर बोल देंगे
भाई मेरे जैसा हुआ तो खींच के 4 चपेट तमाचा दे देगा कान के नीचे, ठीक है, कि तुम हमको तुमको कैसे हिम्मत हो गया हमसे ऐसा बोलने का, ऐसा मजाक करने का, मतलब ये क्या है, हु एम आई। तो ये चीजें हैं। अब कहने का मतलब है कंजर्वेटिव हुआ, मेरे से का मतलब कंजर्वेटिव अगर हुआ तो वो ऐसा कर देगा, और नहीं कंजर्वेटिव हुआ तो खुद वो भी वैसे मजाक करेगा आपके साथ। अपना अपना चीज है, हम ये नहीं कह रहे क्या सही है क्या गलत है, वो मेरा नेचर है थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का है। तो ऐसा, तो ये जो है ना समझौता, ये चीज जो देखा हमने कि नियम क्या होता है, नियम समझौता करने से मना करता है, और फिर यही जब समझौता करने से मना हो जाता है, जब एब्सोल्यूट हो जाता है तो बन जाता है धर्म, रिलीजन, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि जब धर्म नहीं आया था तो आप कबीलों में रहते थे, ठीक है, आपस में लड़ते थे, मार करते थे। अब धन वैभव सब आ गया, सिस्टम सब कुछ आ गया। अब किसी की फीमेल को कोई लेकर के उड़ नहीं जाता, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। अब किसी की फीमेल जो है अब है, अब पुरुष का ये नेचर है कि भैया सबसे ज्यादा मार तो जो है ना इतिहास में स्त्री के कारण ही हुआ है, ठीक है, पुरुष की है सबसे ज्यादा मार, और युद्ध जो है ना वही हुआ है। पूरा कितना नरमुंड कटा कटा है पता नहीं। और वो नेचर, वो वाला चीज कि उसको स्त्री ने इंस्टिंक्ट दिया है कि बेस्ट की तरफ उसको झुकाव होगा ही, हम ऐसा नहीं करेंगे उसका माइंड चला जाता है, नहीं, इंस्टिंक्ट है वो, जैसे पुरुष का इंस्टिंक्ट है। अब क्या हो गया, अगर किसी से बात कर ली, ठीक है, हंसी मजाक कर ली मेरे से, तो उससे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन माइंड काम ही नहीं करता है वहां पे। वहां पे क्या है, पहले भीतर से इंस्टिंक्ट मारेगा, आप इंस्टिंक्ट को शांत करते हो, फिर उसको समझाते हो माइंड का यूज करके, देखो ऐसे मत करो, ठीक है, हमको पता है कि वो बहुत लॉयल है मेरे लिए। अब बात ही तो कर रही है किसी से, ठीक है, कोई आदमी अगर आया तो दो चार अगर बात कर ली उससे तो क्या हो गया, तो फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। और उसी चीज पे अगर हम रगड़ा खड़ा कर ले तो कैसा लगेगा उसको कि हम उसको ना पिंजरा में रूम में बंद करके उसको रख। स्त्रियां भी इसलिए तो धरती पे नहीं ना आई है कि पुरुष पुरुष को ही सहूलियत हो, उनका भी तो अपना एक जिंदगी है, उनको भी हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए। तो जहाँ पे मेरी कमी है उसको भी हम दूर करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको इस हिसाब से बॉक्स में बंद कर देंगे कि भैया कोई आए भी तो जो है ना कि तुम उसकी तरफ देख भी नहीं सको। अरे देखो उसका चेहरा, देखो तुम, देखो उसका बात करने का ढंग, समझो, परखो, समझो उस चीज को, किस नियत से आया है, क्या है, नहीं है, जो भी है। तो थोड़ा जो है ना मतलब वो ईड से ऊपर उठने की जरूरत दोनों को है, मेल को भी फीमेल को भी। अगर मेल ये कहता है कि अपने ईड के प्रोटेक्शन के लिए हम पूरे फीमेल का ऐसा व्यवस्था बना दें, तुमको मेरा ईड को प्रोटेक्शन के लिए तुमको ऐसे ऐसे करना होगा, वहां पे भी गलत है। और अगर फीमेल भी कहती है कि मेरा ईड और इंस्टिंक्ट जो है ना पॉलीगेमस है, पॉलीगेमस का मतलब है कि मल्टीपल मेल, तो उसको भी इस चीज पे ये चीज करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि विमेन क्या होती है, इमोशन ड्रिवन यूजुअली होती है। और इमोशन कैसे एक्सप्रेस होता है, सोशल कॉन्टैक्ट से। हम लोग क्या है, सोशल एनिमल है। तो सोशल एनिमल है तो सोशल कॉन्टैक्ट होगा ही होगा। तो सोशल कॉन्टैक्ट जब होगा ही होगा तो क्या होगा, इमोशन एक्सचेंज भी होगा, इमोशन एक्सचेंज होगा तो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग होगा तो हो सकता है आगे। इसीलिए एक वर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, पर साइकोलॉजी में ये सब चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्त्रियों में ही पाया जाता है, और इतिहास में भी जो पहले वर्णन है, ठीक है, जो मूर्तियां और ऐसे ऐसे मिली है, ये उनमें ही पाया गया है। तो ये चीज जो है, अब कोई इस बात पे मत जाइए कि हम स्त्री हैं आप पुरुष हैं ऐसे वैसे, सर ये बोल रहे हैं ऐसे वैसे, नहीं। हम लोग केवल यहाँ पे एक स्टूडेंट है ना, तो इस इन चीजों को पढ़ने में हमारा कोई जेंडर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम स्त्री है मेरे लिए ऐसे है कि इसमें लिखा गया है, आप स्त्री होके नहीं सोचना है। हम पुरुष हैं तो हम पुरुष होके सोच के आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। हम न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल होके आपको पढ़ा रहे हैं ना, मेरा जेंडर 0 है इस वक्त पे। तो उस हिसाब से उस माइंड में जाकर के चीजों को देखना है, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको शून्य बनना पड़ेगा। अगर आप एक स्त्री या पुरुष रहेंगे तो आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये जो चीज थी, इड को हम लोगों ने समझा। इड क्या कर रहा है, फोर्स क्रिएट कर रहा है, और वो एनिमल सेल्फ है हम लोगों का। इस तरीके से तो इड क्या करता है, कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। अब ये वाला जो चीज है ना, इसमें दो चीजें आती है, एक होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओडिपस एक मेल के लिए दो स्त्रियों में दुश्मनी, माँ बेटी में दुश्मनी, ठीक है, ये मेल है, ये पत्नी है उसकी, और ये उसकी बेटी है। तो ये मेल तो दोनों का है ना, ये पुरुष तो दोनों का है, बेटी का बाप है और पत्नी का पति है। तो दोनों का रोल जो है ना, दोनों का ये चीज अगर हो, अगर ऐसा हो कि एक की तरफ ज्यादा ध्यान हो और एक को दूसरे से खुन्नस हो गया, ठीक है,
अब एक को लग रहा है कि हमको बाप का प्यार नहीं मिल रहा, तुम फादर को मेरे बारे में भड़काती हो, ऐसे वैसे करती हो, पापा हमको गलत समझते हैं, ये वो, है ना? जबकि हम ऐसे नहीं करते हैं, ये वो। तो वहां पे माँ से कुछ और ये चीज है, गुस्सा लगता है कि बता देंगे माँ को एक दिन, मतलब माँ के प्रति पॉजिटिव माइंड में वो रिगार्ड नहीं रहा। ठीक है, माँ माँ है अपनी जगह, केयर है, तो वो वाला चीज है, आपको भी केयर है। लेकिन आपको इस बात से बहुत ज्यादा कोफ्त है कि जो है ना कि मतलब मेरे और फादर के अच्छे बॉन्डिंग नहीं होने का कारण मेरी माँ है, और माँ को इस बात से चिढ़ है कि मेरे और मेरे हस्बैंड का अच्छा बॉन्डिंग नहीं होने के कारण मेरी बेटी है। जब से मेरी बेटी पैदा हुई है, तब से मेरा हस्बैंड वही बेटी की वही बेटी। इस बेटी के लिए हमको तक सफ़र करवा रहा है, सैक्रिफाइस करवा रहा है। हम इतना ये कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, सब बेटी को जो है हूर-परी बना के रखा है। चाँद पे ले जाएगा इसको, ठीक है? इस सब का ना छोटा-छोटा जो है ना रिफ्लेक्शन आप लोग को हर माँ के बिहेवियर में दिखता होगा, ठीक है? जैसे बाप अगर मारेगा पिता को, तो कोई भी आदमी हो, ठीक है? कोई भी बेटा हो, उसका ईड जो है ना जागृत होगा ही, ओडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, लेकिन ईड में आएगा ही आएगा। अगर पिता जो है बेटी के लिए माँ को डिसिप्लिन करेगा, माँ को डाँटेगा बेटी के लिए, हैं? तुम ध्यान नहीं देती हो उसका, देखो तो इसका बाल बड़ा हो गया, इसको बीमारी हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो उसको बहुत लगेगा, एह! बेटी को हूर-परी बना रहा, चाँद पे ले जाके रखेगा बेटी को। चल बर्तन मांज, कपड़ा धुआ करके, बड़का यहाँ पापा की परी बननी चली है, ठीक है? तो ये वाला चीज़ जो होगा, छोटे-छोटे इसके रिफ्लेक्शन, चूँकि ये सबकॉन्शियस का पार्ट है, ईड का पार्ट है। हल्के-हल्के बिहेवियर जो है ना, कहाँ से स्टेम होते हैं, ये आपको हर एक माँ में दिखेगी। बेटी डिमांड कर रही है कि पापा हमको ये करना है, पापा हमको बाहर पढ़ने जाना है, पापा हमको ये दिला दो, वो दिला दो। पापा भी जो है बेटी से प्रेम करता है, कुछ बजट नहीं देखेगा, बैलेंस है, अच्छा तुमको ये लेना है, ले लो। अब माँ का ये सनक गया, साला हम तुमसे माँग रहे हैं, सीधा बोले साला हम तुमसे माँग रहे हैं, 4 महीना से तुमसे साड़ी माँग रहे हैं, तुम कह रहा है पैसा नहीं, इसमें देना है, वो देना है। अभी बेटी को तो बड़ा बढ़िया सूट दे दिया तू, हमरे लिए न है। दाई नौकर की तरह सब पूरा तुम्हारा खानदान तुम्हारा सबका जो है ना, ये हम करेंगे, जो है ये बना के रखेगा बेटी को। कुछ महिलाएँ ऐसा बोलती है, कुछ महिलाएँ ऐसा नहीं बोलती है, लेकिन उनको लगता है, तो व्यवहार में वो चीज़। तो ये किस तरफ बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की तरफ, ठीक है? तो यही 2 चीज़ है। एक पुरुष का प्रेम पाने के लिए, उसका ध्यान पाने के लिए 2 स्त्रियों में दुश्मनी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है? इलेक्ट्रा एक स्त्री थी, जो ऐसा था, और एक स्त्री का प्रेम पाने के लिए 2 पुरुषों में ऐसे तनाव। अब जैसे मान लीजिए कि प्रेम ही तो है ना, मतलब केयर ही तो है। प्रेम में क्या होता है? केयर होता है। आप चाहते हैं कि अगला अच्छा रहे, ठीक है? अगला बढ़िया रहे, कुछ भी हो जाए, मतलब हम अगले का बुरा नहीं देख पाएँगे अगर हम किसी से प्रेम करते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी से मित्रता हुई, ठीक है? आपको लगता है कि इसके साथ बहुत मतलब मेरा लगाव हो गया, जीवन भर लगाव रहना चाहिए। तो आप लव लैंग्वेज ऐसा चूज़ करो कि वो रह पाए। आप भाई-बहन का रिश्ता डेवलप करो, है ना? एकदम सगे भाई-बहन जैसे हो, तो आपको सामाजिक बंधन भी नहीं होगा, जीवन भर आप दोनों की दोस्ती अच्छे से चलेगी, ठीक है? तो आप वो रिश्ता डेवलप कर लो, प्रेम तो वहाँ से भी पूरा हो जाएगा। बस लव लैंग्वेज अलग होगी, तो अलग लव लैंग्वेज के लिए अलग-अलग रिश्ते हैं, अलग-अलग जगह हैं, है ना? तो इस तरीके से आप जो है सहजता से तो ये वाला चीज़ है। जैसे तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप लाइफ़ को अच्छे से बैलेंस लेकर के चल सकते हैं। लेकिन आपका माइंड अगर ईड में गया, ठीक है? और ईड बहुत लोगों का हावी रहता है। जब ईड में गया, आप बाहर की लड़की को ना, इस फैमिली के बाहर की लड़की को आप बहन की नज़र से देख ही नहीं सकते हो। तो आपका जीवन तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही, ठीक है? आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड से लेकर के उल्टा काउंटिंग करते-करते एबीसी तक पहुँच जाओगे। पर आपकी जो है ना तलाश कभी पूरी नहीं होगी। तो मन को शांत करो, ठीक है? हवस से बाहर निकलो, ईड से बाहर निकलो और देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। उसके बाद अब देखो ईड क्या है? ईड को चैनलाइज़ करता है ना, ईड हम लोग के ब्रेन के न्यूरोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ब्रेन के कुछ हिस्से हैं, जो कि अनकॉन्शियस और ईड के लिए बने हैं। जैसे हाथ बना है ना काम करने के लिए, समझ लीजिए काम करते-करते जैसे हाथ से हम लोग पकड़ते हैं। तो ब्रेन का कुछ ऑर्गन है जो ईड के लिए है। वो काट के तो निकाल नहीं सकते हैं सर। अब उस ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए आपको कोई ड्रग दे दिया गया, कोई केमिकल दे दिया गया। तुरंत काम कर जाएगा क्या ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तुरंत आप ईड के ज़ोन में चले जाइएगा और ऐसी-ऐसी हरकतें कर दीजिएगा कि जिस आदमी ने देखा होगा या जिस आदमी ने सुना होगा वो शॉक हो जाए। तो इसीलिए हमेशा जो है मतलब जिसके साथ ऐसी खतरा या ऐसी वाली चीज़ें हैं, बाहर अननोन जगह पर, है ना? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना चाहिए, पानी भी पीने से बचना चाहिए अब तो।
हालाँकि ऐसे चीज़ें हैं कि पानी में भी स्वाद पता नहीं चलता और दूसरी मीठी चीज़ें खाने से अननोन आदमी का दिया हुआ कभी भी मीठा चीज़ मत खाइए, ठीक है? नमकीन आप खा सकते हैं, बहुत हद तक, वो भी गीला चीज़ मत खाइए और ड्राई चीज़ है जैसे भुंजा-वुंजा होता है ना, अगर किसी अजनबी के साथ खाना ही है, कलीग हो, कोवर्कर हो, कोई भी हो, वो प्रेस कर ही रहा है, भुंजा-वुंजा खा लो, ठीक है? सूखा चीज़ और नमकीन चीज़। गीला चीज़ बिल्कुल नहीं खाना, मीठा चीज़ मत खाना, भी बिल्कुल मत खाना। गीला और मीठा तो सबसे खराब कॉम्बिनेशन है, गीला और नमकीन भी अ अ, तो ये सब चीज़ें हैं कि ईड के ज़ोन में ले जा कर के लोग क्राइम करवाते हैं। देखते होंगे कि सड़क पे ना 50-100 रुपया किसी को दे दीजिए चरसी को, वो जा करके क्या करता है, चाकू मार देगा किसी को। 100 रुपए के लिए चाकू मार देगा किसी को, ऐसा स्थिति है। तो उसको क्या कुल क किया जाता है, ड्रग एडिक्ट बनाया जाता है। वैसे लोगों को चुना जाता है और चुन करके उनको जो है ड्रग का बार-बार जो है उपलब्ध कराया जाता है और उनको उनको लगता है कि एहसान है, फलना भैया जो है ना, फलना भैया तो मेरे ऊपर है, फलना भैया हमको कोई ये जो है। तो ये जो फलाना और चिलाना भैया जो समाज में आपके होते हैं ना, जो युवाओं को ड्रग्स देते हैं, पहले क्या हुआ कहीं पे तुमको कोई गया रोते हुए, "हाँ भैया, हमको ऐसे बोल दिया, हमको वैसे बोल दिया, हमरे मम्मी को ऐसे बोल दिया, तो ऐसे-वैसे कर दिया।" वो भैया के पास 4 गो चरसी है। वो 4 गो चरसी को जो है ना बोल दिया। वो 4 गो चरसी उसके लिए जान देने के लिए तैयार है। जाके जो आदमी उसका इंसल्ट किया ठोक-पीट के बजा के आ गया, बस खुश हो गया। "ए भैया आप तो मेरा" अरे तुम रे, तुम तो अपना घर का लड़का है। तुम तो मेरा बच्चा है ना, छोटा भाई ना है तू मेरा। तो तुम्हारे लिए तुम कुछ भी कर देंगे। आओ, गले लगा लिया उसको। बच्चा भी जो है खुश हो गया, चलो मेरे ऊपर कोई तो है। ड्रग्स व्रग्स करने कौन लोग जाते हैं? वो लोग जाते हैं जो जीवन में घोर निराशा में जा चुके हैं। अब उनके पास सिगरेट, दारू और ड्रग्स के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि ऐसा कुछ कर लें कि दिमाग हवा में रहे और वो चीज़ दिमाग में आए ही ना, ठीक है? वैसे बच्चों को पकड़ा, वैसे लोगों को पकड़ा, गले-वले लगा दिया, थोड़ा इमोशनल ऐसे-वैसे कर दिया, बच्चा भी खुश। 4 दिन के बाद जो बच्चा बेचारा था, वो बाहुबली की ज़ोन में आने लगा। अब जो जो उसको बोलता बोलता, "अरे! तुम बोलेगा रे? बताते हैं तुमको अभी।" ठीक है, गया, "फलना भैया, हमको ऐसे बोला, हमको तो बोला-बोला और ये भी बोला कि तुमको फलनवा बचा लेगा क्या? अच्छा ऐसा बोला? भेजते हैं।" 4 गो चरसी को फिर भेजा, वहाँ मार-मार कर दिया। ऐसे बन गया गुंडा, ठीक है? तो आपको क्या किया? सब्सटेंस अब्यूज़ करा-करा के, आपको ड्रग दे-दे करके, आपके ईड वाले पोर्शन को बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। फिर आप जो है ऐसे करते हुए उसके पास जो है 50 गो लोगों का ड्रग पेडलर के पास कई लोगों की फ़ौज है। कोई क्राइम किया, कोई मर्डर करवाया, जिससे मर्डर करवाया वो तो वैल्यूएबल टूल है, क्योंकि किसी का मर्डर करना आसान बात नहीं है। मर्डर करने से पहले उससे निकलने का सारा रास्ता एकदम फूल प्रूफ और सेफ लगाना पड़ता है, ठीक है? ये नहीं गुस्सा में आके कर दिए। इतना नियम, कानून, कायदा इतना स्मार्ट वर्क है ना वो, कि जो है ना कि जो प्रोफेशनल मर्डरर है वो कभी जेल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे? प्लॉट ऐसा बनाएँगे कि चर्ची गया है मर्डर करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है? मर्डर करके निकल जाएगा कोई और। 1 गोली चर्ची ने चलाई, 4 गोली कहीं और से लगी। चर्ची कबूल दिया कि जो है आप चर्ची जेल में बंद हैं। जेल में भी उसको चरस गांजा का सप्लाई दिलवा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं गैंगस्टर लोग काम करते हैं आपके ईड का यूज़ कर जितने भी बुरे लोग हैं सब्सटेंस अब्यूज़ करवाते हैं। चाहे ड्रग दे करके, चाहे कामोत्तेजक दवाइयाँ दे करके या कुछ भी करके आपके ईड को वो चीज़ करता है। तो क्या सर ईड से हार ही सकता है हर एक आदमी? ईड और सुपर ईगो का बैटल होता है। जिसका सुपर ईगो बहुत मजबूत है ना, उसको तुम शराब पिला दो, सब्सटेंस अब्यूज़ कर दो, ठीक है? उसके सामने आदमी को नंगा खड़ा कर दो, उसको कितना भी इंजेक्शन दे दो कामोत्तेजक का, सुपर ईगो जिसका मजबूत है ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर उतना मजबूत सुपर ईगो जल्दी नहीं होता है किसी का, वर्ल्ड के 0.01% का भी नहीं होता है। ये ड्रग्स आर रियलिटी। ऐसे-ऐसे रियलिटी होते हैं ना, वो ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज कर देगा। तो बेहतर है चैलेंज क्यों करना है? कटो, दूर भागो। जिस नदी में नहाना नहीं, उसकी तरफ देखना भी नहीं, उसके बारे में जानना भी नहीं। बहुत लोग होते हैं ना, उनको एक्सप्लोर करना होता है और एक्सप्लोर करने के चक्कर में जीवन में सब खराब चीज़ें वो कर चुके होते हैं, जिसके जो वो कभी घर में बता नहीं सकते और किसी को नहीं बता सकते, झूठ बोलेंगे। ये शराब है, एक बार तो पी के देखना है ना? फिर ऐसा कैसा लगता है, क्या होता है? क्या करोगे देख के? क्या करोगे पी के? क्यों ही पीना है? क्यों एक्सप्लोर करना है? जैसे मान लो मिग-21 है, फाइटर प्लेन है ना? तेजस फाइटर प्लेन है, अर्जुन टैंक है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी है। ये सब जीवन में कभी एक्सपीरियंस कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे, कभी नहीं पहुँच पाओगे। जीवन में बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना, तो तुम ट्राई करने के लिए भी एक्सपीरियंस करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो क्लियर बात है ना, जो नहीं करते हैं उसकी तरफ देखते हैं नहीं। तो फिर क्यों लगता है कि शराब जो है एक बार एक्सपीरियंस करके देख लें, ठीक है?
कुछ ऐसी क्रियाएं जो नहीं करनी चाहिए आपको विवाह के पूर्व, एक्सप्लोर करना है, देख ले। पूछ रहे थे सर ये कि जनरल साइकोलॉजी में सर क्या क्या आता है, जैसे कि इसमें ना सर ये जो बुक है ना इसमें बहुत कुछ है सर, सारा मनोविज्ञान के आता है। क्षेत्र, फिर उसके हाँ, बाद इमोशन मनोविज्ञान होगा, की पर्सनैलिटी होगा, लर्निंग होगा, हाँ, डेवलपमेंट होगा, सारा कुछ आता है जनरल साइकोलॉजी। प्रत्योक्षीकरण है, संवेदना है, सब आएगा, ठीक बिहेवियर है। है, पर्सनैलिटी है, सब है सर। सारा चीज आता है जनरल साइकोलॉजी में, ये सारे चीज। हमको तो आते हैं ना सर, मतलब इसमें मिल ही जाता है, पर उस तरह से पूरा एकदम दिया नहीं रहता है, जैसे पढ़ सके समझ सके, थोड़ा थोड़ा है वैसे सब। नहीं होता है ना, इसीलिए तो टीचर होता है। अगर टीचर किताब की चीजों को ही वैसे टू वैसे बोल दे, पढ़ा दे, लेक्चर बना दे, स्लाइड बना दे, तो फिर टीचर होने का मतलब नहीं है ना।